राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में पावर ग्रिड की 2 प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोपों में चेन्नई में हिरासत में लिया गया। संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से पीएम मोदी की रील हटाने के लिए माफी मांगने को कहा। कांग्रेस की कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आखिरी समय में हुए बदलावों, अंदरूनी नाराजगी और विरोध के कारण विवादों में घिर गया। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना का शेड्यूल जारी कर दिया है। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते के दूसरे दिन विपक्ष दिल्ली छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश किया, जो बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड को अदालतों में सबूत के तौर पर मान्यता देगा। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रदर्शन पर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद और घी जैसे उत्पादों पर 100% शुद्धता के दावों के साथ बेचने से रोक दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान विधानसभा के मॉनसून सत्र और संसदीय कार्यवाही पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के नियम 59 के अनुसार जो मामला किसी न्यायाधिकरण या आयोग के समक्ष लंबित हो, उस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। हालांकि विशेष परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में नियमों के तहत नोटिस देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत सभी विषयों पर सरकार सदन में तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे। और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्यमंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा
को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि भारत के कुल 39 पदकों में से 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों, उनके परिवारों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत ने प्रदेश को देश की खेल राजधानी के रूप में नई पहचान दिलाई है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन में, उनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, उनके नेतृत्व में हमारे युवाओं ने दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं, और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक एक कदम के ऊपर हर वर्ग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, या हमारे देश के ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकालने की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उनके द्वारा खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन
आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बना है। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। साथियों, देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैं अपने सभी धाकड़ खिलाड़ियों का, रात वो पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर, उनका हमारे खेल मंत्री जी ने, पूरी टीम ने जोरदार जोशपूर्ण स्वागत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ियों के माता पिता, परिवारजनों और प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलों में इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की लगन, उनकी मेहनत तथा हमारी खेल नीति का प्रमाण है। जो खेल नीति बनी है ये उसका परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, ये डबल इंजन सरकार जहां काम कर रही है, ये उस खेल नीति का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें, हरियाणा छोटा राज्य है, केवल 2% की आबादी है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों को निहारता है, देखता है। मैंने कहा है कि 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। राज्यसभा में राम मंदिर के कथित चढ़ावा और दान विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रबंधन और चढ़ावे को लेकर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही की मांग की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष तथ्यों के बिना आरोप लगा रहा है और इस मुद्दे पर उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से देखा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग
इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संसद के मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद का प्रत्येक सत्र करोड़ों रुपए की लागत से चलता है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित हो रही है। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे के कथित बयान का भी उल्लेख करते हुए उसे गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर अब तक चुप हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा है। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण आपने कांग्रेस के और कांग्रेस के कुछ इंडिया अलायंस के दलों के व्यवहार को देखा है। मुझे तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स पे आश्चर्य होता है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है। मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई। मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही है। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ बिल्स का नाम लूंगा जो बिल पास हो गए हैं, लोकसभा में पास हो गए हैं, मगर उन पे 1 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई है। पास होना अनिवार्य था क्योंकि जनता का कार्य है, चर्चा नहीं हुई। जनता अनभिज्ञ है कि इन बिलों में क्या है।
इस कानून में क्या प्रावधान है, जनता को कैसे लाभान्वित किया जाएगा। कल ही मैं सदन में मौजूद था, वोटिंग होके पास हुआ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को लेकर जो केस पेंडेंसी इत्यादि है उसे कैसे समाप्त की जाए, ये इतना बड़ा रिफॉर्म देश लेके आ रही है, उससे कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन को। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 17 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुंडीर की स्मृति में बनने सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं मसूरी विधानसभा के विकास को नई गति देंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में कमी आई है और राज्य सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में देश में अग्रणी बनकर उभरा है। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट, पत्थर, इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड जैसा मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो। बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यहीं मसूरी में आने वाले
पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। चारधाम यात्रा चल रही है अभी। चारधाम यात्रा में 46 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप में एक अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले केवल 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने लोगों का काम चलता था, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, जो भी काम होता था, टैक्सी वाले, अब पूरे साल भर काम हो रहा है। इसके साथ ही हम स्वरोजगार के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आज इन सब कामों का जो सकारात्मक परिणाम है, वो परिणाम आने लग गए हैं, क्योंकि लोग अब जो देश और दुनिया में काम कर रहे थे, वो फिर से लौटकर अपने गांव को आ रहे हैं, अपने गांव में काम शुरू कर रहे हैं। और 44% रिवर्स पलायन आज दर्ज हो चुका है। आप सबका आशीर्वाद जैसे हमेशा मिलता रहा है, क्योंकि ये विकास की यात्रा अब आगे बढ़ गई है। इस विकास की यात्रा को अब रुकने नहीं देना है, इसको और तेज गति देनी है, इसकी चाल को तेज करना है। इसके लिए सबका जो है इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी का सहयोग हमारे सरकार को मिलता रहेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर E20 पेट्रोल नीति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी दबाव में देश पर E20 पेट्रोल लागू कर रही है। केजरीवाल ने बताया कि 2,33,000 से अधिक हस्ताक्षरों वाली याचिका प्रधानमंत्री को सौंपने का प्रयास किया गया, लेकिन मिलने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय अनुमति देगा तो पूरी याचिका भेज दी जाएगी। केजरीवाल का दावा है कि बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन इस मुद्दे पर जनता की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने केंद्र सरकार से E20 नीति पर पुनर्विचार करने और पंजाब विधानसभा द्वारा इसे वापस लेने संबंधी पारित प्रस्ताव पर भी ध्यान देने की अपील की। अभी हम लोग 2,33,238 पिटीशंस लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। 1 महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा। इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है, हाँ ये उसके इंजन के पार्ट तो ख़राब होते हैं पर रबड़ के पार्ट ख़राब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी ख़राब होते हैं, माइलेज भी ख़राब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है। आज हम पिटीशंस लेके गए थे, सारी पिटीशंस रस्सी से बांधी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियाँ खुल गई, वहाँ पे कई सारी पिटीशंस इधर उधर हो गई। तो अगर प्रधानमंत्री दफ्तर कहेगा तो हम पूरी सारी पिटीशंस का एक फ्रेश सेट उन लोगों को भिजवा देंगे और उसके ऊपर वो गौर करके अगर 2,33,000 लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिया तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बेचैनी है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। अभी अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा के अंदर हमारे 2 MLA हैं, गुजरात के अंदर हमारे 5 MLA हैं, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में 1 MLA है। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे MLAs जो हैं वो प्रस्ताव पेश करेंगे। पास होगा कि नहीं होगा हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं इन दोनों राज्यों में, तो कम से कम गुजरात में और गोवा में, तो वो पास तो नहीं होने देंगे। लेकिन हम पेश करेंगे उन दोनों जगह भी प्रस्ताव की E20 को विड्रॉ किया जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम